हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग कुछ यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो जो डिफरेंट तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे 1 to 1 डिस्कस करेंगे। और आपके रिवीजन पर्पज़ से ये अच्छा प्रैक्टिस सेट है, तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। ओके, अब देखिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों को जो पावर दिया हुआ है वो क्या है, वो है 8। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, तो काफ़ी ईजी है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है सिंपली क्या हो जाएगा जी, 8 + 1 यानी 9। ओके, ये सब बातें आपको पहले से पता है कि हमको नंबर ऑफ टर्म यहाँ से इजीली मिल जाएगा। अब अगर 9 टोटल टर्म है तो वहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो फिफ्थ टर्म होगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, इज मिडिल टर्म। तो बहुत ही जल्दी पता कर लेंगे। ठीक है, आप सिंपली इसे देख भी सकते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल टोटल इतना टर्म है, तो इसमें बीच का टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म हो गया। तो ये अंडरस्टूड है कि बीच वाला क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। ओके, और अगर फार्मूला से याद रखोगे तो चूंकि यहाँ पे 9 है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ये 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, और ऑड नंबर के केस में जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म वो क्या होता है जी, तो वो होता है, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 + 1/2। ठीक है, तो कैसे भी करोगे तो 9 + 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म क्या हो गया हमारा, मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म आपको निकालना है। सिंपली कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए फार्मूला क्या होता है, तो हमको पता है कि जो जनरल टर्म है TR+1, ये क्या होता है, ये होता है NCR। ठीक है, AN-R और B का पावर R, ऐसा होता है जी, इसको बोलते हैं जनरल टर्म। और ये हमारा R+1th टर्म होता है। ठीक है, तो अगर हम फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये T4+1 होगा, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला अगर अप्लाई करोगे तो R के प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। और N कितना दिया हुआ है, N हमारा 8 दिया हुआ है। ठीक है, जो पावर होता है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8C4। ठीक है, A पहला टर्म A होता है यानी 2x, तो 2x का पावर 8 - 4 कीजिएगा तो 4 आएगा। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों पावर को ना n और r को आपस में माइनस करते हैं a के साथ। और b में क्या होता है, सिंपली r होता है, तो b क्या है, 1/x है। ठीक है, तो 1/x का पावर r यानी 4, यही हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा मोहब्बत से क्या होगा कि ये जो x का पावर 4 है, ये वाला और ये नीचे वाला, ये कैंसिल हो जाएगा जी। ठीक है, तो वैल्यू क्या बचेगा, तो वैल्यू बचेगा हमारा सिंपली 8C4 × 2 का पावर 4। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी इस तरह का आंसर इजीली निकल जाएगा, एकदम मोहब्बत से निकालना है। ओके, आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है हमको व्हाट इज़ द सम ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोइफिशिएंट का सम पूछ रहा है सिंपली 1 + x का पावर 2n में। तो देखिए ये 1 + x का पावर 2n हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी इस तरह का, कोई भी जैसे मान लो, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इस तरह का हो। ठीक है, 1 + x इस तरह का फॉर्मेट हो। ठीक है, या का पावर कोई भी m हो, या कोई a + b का पावर कुछ भी हो, m हो। ठीक है, तो इसमें जो पहला सिर्फ आपको कोइफिशिएंट पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो पहला जो कोइफिशिएंट होता है ना वो MC0 होता है। ठीक है, और जो लास्ट वाला होता है वो होता है MCM। तो इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, बस आपको कोइफिशिएंट का सम पूछा है, तो कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हो उसमें क्या होगा, लास्ट और फर्स्ट दोनों 1 1 होगा, यानी टोटल आपको 2 आएगा। तो ये काफ़ी सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन में, देखो फिर 3 आ रहा है यहाँ पे। अगेन ये मिडिल टर्म का क्वेश्चन है, तो जैसे ऊपर बनाया था वैसे ही बनाएंगे। एन आपको 6 दिया है जी। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n+1 यानी 7। तो ये आपको ऑड आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो कौन सा होगा, बीचों बीच का। तो 7 अगर टोटल टर्म अगर 7 है तो पता चल रहा है कि फोर्थ टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, वो हम लोगों का हो जाएगा फोर्थ टर्म, फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ को कैसे लिखेंगे, T3+1, फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC3। ठीक है, a का पावर n-3 और b का पावर 3। अब चलिए, n कितना है, n6 है, तो 6C3 हो गया। a कितना है जी, a मेरा x है, तो x का पावर 6 - 3 3 आएगा। और b कितना है, b 3 है, तो 3 का पावर 3। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है देख लो, तो 6C3 को हम लोग खोल सकते हैं ऐसे, 6 5 4 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 2 जा 6 होता है। ओके,
और यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 27। ये सब आप वैल्यू जानते हैं, मैं बस जस्ट सिंपल आपको निकाल के बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 20 और यहाँ पे हमारा हो गया 27, तो 540 आ रहा है। 540 x का पावर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी बनेगा, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है। आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 में अगेन आपको बोलता है मिडिल टर्म क्या होगा इस एक्सपेंशन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 2x है और b का वैल्यू क्या है 1/x है। ठीक है, ये अच्छा। अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या होता है जी, तो वो होता है हम लोगों का n+1। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका इवेन। तो पता है हमको कि इवेन टर्म अगर है टोटल तो उसमें 2 मिडिल टर्म होगा। आप देख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है। तो यहाँ पे जो बीचों बीच टर्म है वो क्या है, वो थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है। ठीक है, ये आपका मिडिल टर्म हो गया, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल लॉजिकल है। और ऐसे फॉर्मूला याद कीजिएगा तो क्या होता है मिडिल टर्म, अगर जो है नंबर ऑफ टर्म इवेन है तो उस केस में होता है आपका क्या होता है n+1/2 होता है एक। ठीक है, और एक होता है n+1/2+1। तो ये फार्मूला उतना बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्ट में याद रखना है। अगर इस तरह का 6 7 देता है टर्म तो बहुत इजीली पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है तो वहाँ पे एक मिडिल टर्म होता है। मिडिल का मतलब बीचों बीच वाला। ठीक है, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका इवेन है तो वहाँ पे 2 मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल टर्म सिंगल सिंगल जो दिया है वो तो नहीं होगा क्योंकि 2 2 होगा। तो देख लेते हैं, तो एक है आपका थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया t2+1, यानी हमारा nc2, तो 5c2। ठीक है, a की जगह पे 2x हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 3, और b की जगह पे 1x हो जाएगा का पावर 2। सोल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, तो 5c2 का वैल्यू कितना आता है जी, 10 आता है। ओके, 2 का पावर 3 8, और x³/x² आपका सिर्फ x बचेगा, यानी आपका ये 80x आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन है, फोर्थ टर्म है, तो t4 निकालेंगे। तो t4 को कैसे लिखेंगे हम लोग, t3+1। तो ये हो जाएगा हमारा 5c3। ठीक है, 2x का पावर 2 और 1/x का पावर 3। तो 5c3 अगेन 5c2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी 10 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और x² और नीचे x³ है तो नीचे में x बचेगा, यानी नीचे में आ जाएगा आपका टोटल 40/x आ जाएगा। तो 80x 40/x। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही इजीली बनेगा। मिडिल टर्म काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप जा करके पहले वो एनसीईआरटी का पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए 11th क्लास का, इस तरह का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्या बोलता है जी, इफ़ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ एम इज, देन द रेशनल वैल्यू ऑफ एम इज। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है हमारा थर्ड टर्म बोलता है क्या है, अच्छा सॉरी, थर्ड टर्म दिया हुआ है हमको, तो इसका थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, तो t3 होगा, यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग क्या, t2+1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा mc2, a का पावर m-2 और b का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a आपका 1 है। ठीक है, और b आपका x है, तो पुटअप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा mc2, 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा, तो 1 x का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया मेरा क्या, थर्ड टर्म। अब इसका वैल्यू दिया हुआ ये क्या है, ये है -1/8x²। ठीक है, तो नो डाउट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या होगा जी, mc2 का जो वैल्यू है वो -1/8 होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे mc2 का वैल्यू ये होना चाहिए। देख लेते हैं m क्या आएगा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल m/2 m-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू -1/8। सोल्व कीजिए इसको, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर में m और m-1 इसको हम लोग खोलेंगे तो m-2 कट जाएगा, नीचे में 2 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, m² - m इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इज इक्वल टू -2। तो क्या आ जा रहा है, 2 से कट कर सकते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4m² - 4m और +1 = 0, ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमको m का वैल्यू चाहिए, तो m का वैल्यू देख लेते हैं। इसको अगर आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर देख लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, क्या होगा, अच्छा ये लग रहा है देखने में कि 2m-1 का तो होल स्क्वायर है ना, ये दिस इज 2m-1 का होल स्क्वायर। ओके, इसको आप खोलोगे तो यही आएगा। यस, तो m का वैल्यू क्या आने वाला है, तो मोहब्बत से यहाँ पे आपको जो m का वैल्यू आएगा वो दोनों इक्वल आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आराम से बनाना है, सिंपल जो है सोल्व करना आपको बन जाएगा। फिर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 6 क्या बोलता है जी,
इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब वो टर्म बताना है जो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तरीका क्या होता है, तरीका यहाँ पे देखो, एन आपको 10 दिया हुआ है, पहले ए आपको दिया हुआ है रूट एक्स और बी आपको दिया हुआ है 1/3x²। देखो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आएगा, आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले आप निकालिए इसका जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म क्या होता है, तो वो होता है हमारा r+1th टर्म यानी tr+1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों का हो जाएगा NCR a n-r और br। ठीक है, अब देखो NCR का मतलब क्या हो जाएगा, n आपका 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10CR, a मेरा रूट एक्स है। ठीक है, तो रूट एक्स का पावर 10-r और b हम लोगों का 1/3x² है तो 1/3x² का पावर r, ऐसे हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे x का जो पावर है ना, चूंकि हमको बोलता है इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो पहले आप x को एक जगह कीजिए। तो तरीका देखो क्या होगा, तरीका इसका होगा 10CR लिखेंगे जी। ठीक है, इंटू 1/3 का पावर r, इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x है ये पावर 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 10 - r/2। ठीक है, और नीचे से x का पावर जो 2r है उसको ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा -2r, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, तो ये x का पूरा पावर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए हमको, x नहीं होना चाहिए, यानी पूरा जो पावर है जीरो होगा। क्योंकि x का पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो बचेगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ठीक है, तो ये आपका जीरो होना चाहिए, कौन सा, 10 - r/2 -2r, इसका वैल्यू जीरो ले लो। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 5r और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है जी, तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 10/5 यानी 2 आ रहा है, तो r का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा मेरे को। तो r का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो उस केस में ये पावर जीरो हो जाएगा और जो बचेगा वो एक सिंपल कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म का। तो इस केस में जो कांस्टेंट टर्म हमको मिलेगा, इसको कह सकते हो। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, तो जो कांस्टेंट हमको टर्म मिलेगा वो सिंपली ये आ जाएगा, ये वाला। यहाँ पे आप r का वैल्यू डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 10C2 और 1/3 का पावर 2। ओके, अब देखो 10C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 9। ठीक है, और 8 आपका कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा, इंटू 1/9। तो 9 कैंसिल कीजिए, 2 5 या 10, तो भाई फाइनली 5 आ रहा है वैल्यू। तो काफ़ी आसानी के साथ में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखो 7 है। 7 क्या बोलता है, द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सपेंशन। तो देख लीजिए सिंपल सा बात है, n यहाँ पे क्या है जी, -1/2 है। ओके, a क्या है 4 है और b क्या है, b मेरा -5x² है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो कि n का वैल्यू आपको निगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो निगेटिव अगर दिया हुआ है तो इस केस में हम लोग NCR सही से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चूंकि वो पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, तो इसके ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो इसको हम डायरेक्टली एक्सपेंशन से बनाएंगे। और चूंकि आपको डायरेक्ट x² पूछा है तो निकालने में इजी हो जाएगा। जैसे देखो क्या होता है जी, हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 + x का पावर होल n। इसका अगर हम एक्सपेंशन लिखे तो कैसे होता है, 1 + nx + n(n-1/2)। ठीक है, x², ये ऐसे चलता है ये एक्सपेंशन। तो आपको अगर x² का पूछा है तो यहीं से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपका देखो -1/2 है, लेकिन इस फॉर्म में पहले कर लीजिए इसको। ठीक है, ओके, अब इसको अप्लाई करने के लिए ना सिंपली हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 1 कर लेते हैं। तो इसके लिए 4 को कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, देयरफॉर हमको क्या दिया हुआ है जी, 4। अच्छा पहले लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन था मेरा 4 - 5x² का पावर -1/2। ठीक है, तो इसमें 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन लेंगे तो 4 का पावर -1/2 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 1 - 5/4x² का पावर -1/2। ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए इसको यहाँ पे डालिए ला करके डालेंगे तो कैसे होगा, 4 का पावर -1/2 होगा। ठीक है, अंदर 1 + x वाला ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -5/4x² ये मेरा सेकेंड टर्म है। तो 1 सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, फिर हो जाएगा आपका -5/4। ठीक है, अच्छा पहले इन होता है ना, तो इन लिख लीजिए आराम से, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से लिखिए। तो 1 प्लस देखो क्या आता है, 1 + nx होता है, तो 1 + n क्या है, n है -1/2। ओके, इंटू x, ये मेरा x है,
माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इसी तरीके से बढ़ेगा और हमको आगे जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया है तो हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो सिंपली क्या होगा जी, तो सिंपली जो कोएफिशिएंट होगा ना, अगर हम उसका बात करें तो हो जाएगा 4 का पावर -1/2 इंटू ये -1/2 और साथ में ये -5/4, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 4 का पावर -1/2 क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर -1/2, ठीक है। तो 2 का पावर -1 आएगा, सिंपली 2 का पावर -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो इंटू हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 4, ठीक है। ये भी 1/2 है तो हमारा टोटल आ जाएगा 5/4, 2 जाए 8, 2 जाए 16, तो 5/16 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हड़बड़ाना नहीं है, सिंपली हमको एक्सपेंशन का यूज़ करके और जो भी वैल्यू अगर है वो डाल देना है, आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 8 है। 8 क्या बोलता है जी, 8 बोलता है इन द एक्सपेंशन द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स। ओके, ऑड पावर ऑफ एक्स का पूछ रहा है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो ये क्या है, ये है हमारा 1 + x का पावर 50 है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो इस तरीके से खुलेगा ये 1 + 50 c1, ओके, x + 50 c2 x स्क्वायर + 50 c3 x³ प्लस ऐसे चलते चलते ये लास्ट आएगा आपका 50 c49 x49 और लास्ट टर्म होगा हमारा 50 c50 यानी 1 x का पावर 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऑड पावर वाला है x, उसका कोएफिशिएंट का सम पूछ रहा है। तो ऑड पावर कहाँ कहाँ पे है जी, देखो यहाँ पे 1 है तो इसका हमको लेना है, फिर ये x का पावर 3 वाला लेना है, इस तरह से आपको x का पावर 49 ये पूरा आपको लेना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जो मेरा रिक्वायर्ड सम है वो ये है, हमको ये पूछ रहा है कि 50 c1 + 50 c3 + 50 c5 प्लस ऐसे चलते चलते 50 c49 का वैल्यू क्या होगा। ये तो सिंपल सा रिजल्ट है ना, 2 का पावर n-1, n क्या है जी, n यहाँ पे देखो 50 है, n क्या है 50, तो 2 का पावर n-1 होता है इसका वैल्यू, यानी 2 का पावर 50 - 1, 2 का पावर 49 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल है, इसको याद रखना। कैसे याद रखते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 + x का पावर होल n, ये क्या होता है जी, ये होता है हमारा nc0, ओके, प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x³ प्लस nc4x4 और लास्ट में हमारा आ जाता है ncnxn, ये होता है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग x के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, 0 रखते हैं, सॉरी पहले 1 रख लेते हैं, चलो पुट कर दो x = 1। अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 का पावर n आ जाएगा हमारा क्या, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, ठीक है, से लेकर के ncn। मतलब सिंपली जो सम ऑफ कोएफिशिएंट होता है इन ए बायनोमियल एक्सपेंशन वो क्या होता है, वो 2 का पावर n के बराबर होता है। ये आपको यहाँ से एक फार्मूला मिल गया, ठीक है, एक फार्मूला ऐसा मिल गया। और इसी तरीके से देखो कई फार्मूला बनेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए देख लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ x = 0 रख, x = मैं अगर यहाँ पे -1 रखता हूँ, ठीक है, इसी में अगर हम -1 रखेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 का पावर n0। अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका nc0 - nc1 प्लस nc2 - nc3 और से लेकर के लास्ट में हमारा क्या आएगा जी, -1 का पावर ncn आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे तो ऊपर में सारा प्लस में है और नीचे में क्या है, सारा माइनस में है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कर दें कि पहले तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गया ना कि यहाँ से अगर आप जो है माइनस वाले को अलग कर दो तो ऐसा हो जाएगा nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, ठीक है। मतलब सारा जो ऑड वाला हमारा है, सारा ऑड वाला ये अलग हो जाएगा, ठीक है जी। n को हम इवेन मान रहे हैं तो हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। लास्ट टर्म जो भी होगा उस पर कोई मैटर नहीं है। तो ये सारा ऑड वाला आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग सब माइनस टर्म को इधर ले आएंगे और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा सारा इवेन वाला nc0 nc2 nc4, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। पहला रिजल्ट ये है कि सारा कोएफिशिएंट का सम 2n होता है। दूसरा ये है कि जो अल्टरनेट सम है यानी प्लस माइनस ये करेंगे तो आप टोटल 0 हो जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि इवेन वाले सफिक्स का
कोएफिशिएंट का सम ऑड वाले सफिक्स के कोएफिशिएंट के सम के बराबर होता है। यानी जहाँ पे आप देख रहे हो ना 0 2 4, ये मतलब जो पूरा इवन कोएफिशिएंट है इसका सम, और यहाँ पे जो ऑड कोएफिशिएंट इसका सम बराबर होता है। अभी दोनों इक्वल चीज़ है। अगर ये दोनों इक्वल चीज़ है तो नो डाउट हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास में जो भी ऊपर में क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मेरे पास में इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर सकते हैं, इसमें या तो इवेन होगा या तो ऑड होगा, तो हम इवेन और ऑड को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर n। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे 1 को तो क्या लिखेंगे, तो चूंकि ऑड और इवेन दोनों इक्वल है, तो अगर मैं ऑड को हटा देता हूँ और वहाँ पे इवेन ही डाल देता हूँ तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, मेरा इवेन टर्म्स हो जाएगा। बात समझिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इवेन को हटा करके सिर्फ ऑड को डाल देते हैं, चूंकि दोनों बराबर है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू वनली आपको ऑड मिलेगा। ठीक है, वनली आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि यानी कि डबल ऑफ सम ऑफ ऑड सफिक्स और डबल ऑफ सम ऑफ इवेन सफिक्स, ये दोनों 2n के बराबर है। तो अगर हमको सिंपली यहाँ पे ऑड या इवेन चाहिए, अगर हमको सिंपली यहाँ पे ऑड या इवेन का सम चाहिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा जी, तो वो 2 को आप डिवाइड कीजिएगा, तो 2 का पावर n/2 यानी क्या हो जाएगा, 2 का पावर n-1 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही रिजल्ट हम लोग यूज़ किए थे कि ऑड का हो या इवेन का हो, वो उसका सम क्या होता है, 2 का पावर n-1 होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, काफ़ी यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका यूज़ आते रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 9 है। 9 क्या बोलता है जी, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन दिस वैल्यू इज़, क्या होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना बहुत सिंपल लॉजिक से आप बना सकते हैं। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम n को कुछ भी रख सकते हैं। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो n 1 भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम n को 1 ले लेंगे तो सिंपली जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो अब बचपन का फॉर्मूला है, हमारा क्लास 1 का फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a² + 2ab + b²। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है, ये भी 4 है, 4 4 8, और 8 क्या है, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जब भी n पॉजिटिव इंटीजर लिखे, ठीक है, या इवेन लिखे, तो इवेन के केस में हम 2 से चेक कर सकते हैं, जो सबसे छोटा इवेन इंटीजर है। अगर ऑड लिखेगा तो आप उसमें n का वैल्यू 1 रख करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटा ऑड इंटीजर है। और सिंपली इंटीजर लिखा है तब भी हम लोग n = 1 से काम कर लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव। तो अब जो इसके लिए सही होगा वो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही होगा। तो इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत से n का वैल्यू जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है उसको रख करके हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। जो आउटपुट आएगा वो सबके लिए करेक्ट होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन, इसमें सबसे बड़ा कोएफिशिएंट कौन सा होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि याद रखिएगा कि जो मिडिल के आसपास में ना, ठीक है, जहाँ से हम लोग क्या होता है, जैसे हाँ मिडिल का ही बात कर लेते हैं। मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो हाईएस्ट होता है। मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है ऑफ मिडिल टर्म क्या होता है, ये हमारा हाईएस्ट होता है, ये बोलो ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, ओके। ऐसे भी आप देखेंगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखो इसको अगर हम लोग खोलें तो 1 + x का पावर होल 10, ये क्या होगा जी, तो ये होगा हमारा 10c0, ठीक है, प्लस 10c1 x, 10c2 x², 10c3 x³, 10c4 x4, 10c5 x5। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टोटल इसमें देखो 11 टर्म होना है, क्योंकि यहाँ पे पावर 10 है, टोटल 11 टर्म होगा। अब ये देखो ये हमारा टोटल हो गया 5 टर्म, 5 हो गया जी। ठीक है, ये हो गया बीच का टर्म छठा। अब इसके बाद जो भी टर्म आएगा तो हमको पता है कि हम उसके बाद क्या लिखेंगे, 10c6। तो 10c6 क्या है, एक्चुअली 10c4 के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वापस से 10c4 हो जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे क्या, 10c7। तो 10c7 क्या है, 10c3 के बराबर है। सब आप पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसके बाद देखो वही सारा कोएफिशिएंट रिपीट हो रहा है जो हम आपको एक लॉजिक से बताए थे जब पढ़ा रहे थे अब लौट चलने का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो इस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं कोएफिशिएंट मेरा बड़ा होते चला जाता है, वैल्यू बढ़ता है।
तो वैल्यू 10c5 में बड़ा हो गया। अब आपका जो भी कोएफिशिएंट आएगा एक्चुअली अब वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि 10c6 का मतलब क्या है, 10c4 है। तो इसलिए भाई यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा वो 10c5 होगा, और 10c5 को अगर आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में फैक्टोरियल 10 और नीचे में फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5, यानी फैक्टोरियल 10 में फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। और ऐसे भी आप देखोगे तो ये आपका कौन सा टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। सिक्स्थ टर्म क्या होता है जी, मिडिल टर्म होता है किसमें, इन केस ऑफ दिस, ठीक है। चूंकि यहाँ पे हमारा n का वैल्यू 10 है तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो, एक तो कॉन्सेप्ट से बनता है, दूसरा सिंपल लॉजिकल थिंकिंग से भी बन जाता है। तो जिससे जल्दी बने, ठीक है, टाइम कम लगे, कैलकुलेशन कम करना पड़े, आपको वही अप्रोच एक्वायर करना है, ठीक है। तो आई होप काफ़ी कुछ आपका यहाँ से प्रैक्टिस हो गया होगा। और इसी तरह का क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। और कहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है तो आप वो भी कीजिए। डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। 1 to 1 सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। NCERT पूरा बुक का जो है कॉन्सेप्ट अपलोड किया गया है अच्छे प्रैक्टिस के साथ में, तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।